आज हम लोग डैम्प के फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट टेस्ट में पहला क्वेश्चन जो आपका शॉर्ट आंसर का है 8 मार्क्स का, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको मॉडल आंसर मिल चुका है और हम लोग क्वेश्चन के अप्रोच को समझते हैं यहाँ पे कि शॉर्ट आंसर फॉर्म में पटना कलम पेंटिंग को कैसे लिखना है, क्या उसमें पूछा गया है और क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आप देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात कर रहा है पटना कलम पेंटिंग का, और ओनली 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि मैक्सिमम आपको 100 वर्ड्स प्लस माइनस 10%, मतलब 110 115 शब्दों में आपको इसको लिख के खत्म कर देना है। तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा वो पॉइंट वाइज ही अगर आप लिखें तो बेहतर होगा, रादर देन कि इसको पैराग्राफ वाइज लिखने में। अब आते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो क्वेश्चन के जो 3 बेसिक फॉर्मेट होते हैं, एक जो आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी जिसमें आप कंटेंट का जिक्र करेंगे, और तीसरा आप इसको कंक्लूड कैसे करेंगे। तो इंट्रोडक्शन जो होगा पटना कलम पेंटिंग का वो काफी सिंपल, आपको हार्डली 2 लाइन का रखना है, उससे बहुत ज्यादा इतर बितर नहीं होना है, क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट काफी कम है। तो ज्यादा फोकस आपको बॉडी या कंटेंट पे करना है। तो इंट्रोडक्शन में आपको देना है कि पटना कलम पेंटिंग बेसिकली क्या था। जब आपका मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था और औरंगजेब के समय प्रोसिक्यूशन हो रहा था आर्टिस्ट लोगों का, तो इट वाज एन ऑफशूट ऑफ मुगल पेंटिंग। और ये जब मुगल कोर्ट के जो पेंटर्स थे वो डिक्लाइन के समय पर्टिकुलरली ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, जब उनका पैट्रोनेज, ऑफिशियल पैट्रोनेज जो था, जो जहांगीर के समय से या यूं कहे कि अकबर के समय से मिलते आ रहा था, वो जब औरंगजेब के समय डिक्लाइन करने लगा ऑफिशियल पैट्रोनेज, सो दे स्टार्टेड मूविंग ईस्टवर्ड फॉर लुकिंग फॉर सम रीजनल पैट्रोनेज, पर्टिकुलरली द नवाब ऑफ बंगाल। और इसके कारण धीरे धीरे ये ईस्टवर्ड मूवमेंट किए, और शुरू में तो मुर्शिदाबाद वगैरह की तरफ गए, बट लेटर ऑन पटना में सेटल डाउन होकर एक स्पेसिफिक फीचर, और कह सकते हैं कि न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग, इंडिपेंडेंट फॉर्म, जो कि पटना कलम पेंटिंग के तौर पे आपको देखने को मिली। तो इंट्रोडक्शन में यही 2 से 3 लाइन का आपको जिक्र करना है। इसके बाद सीधा आपको मेन फीचर्स पे आ जाना है कि पटना कलम पेंटिंग बेसिकली थी क्या। सेकेंड पोर्शन में कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग, फीचर्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग। अब ये पीके मैंने यहां पे शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही लिख दिया है, एग्जाम में आपको पटना कलम ही लिखना है, ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। तो फीचर्स जो पटना कलम पेंटिंग था, ये एक डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग था, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, एंड आप जिसको कह सकते हैं इट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट, ये दुनिया का पहला इंडिपेंडेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग था। ऑलरेडी आपको आंसर बुकलेट में ये सब कुछ मिला हुआ है। ये इंडिपेंडेंट था, मीनिंग देयर बाय इट हैड embraced the salient features of both the European or Victorian painting as well as the Mughal painting, but it retained its own originality, meaning thereby इन्होंने दोनों को समाहित किया था, embraced both the European as well as the Mughal style of painting, but इसके बावजूद they retained their own originality and innovation। तो अपनी जो ओरिजिनलिटी थी और जो इनोवेशन था पेंटिंग के क्षेत्र में, उसको इन्होंने बरकरार रखा था। अब ये कैसे था, तो यही फीचर्स आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल पटना कलम पेंटिंग वाज बेसिकली कॉमनर्स पेंटिंग,
यहां जो पेंटर्स थे वो अनलाइक मुगल पेंटर्स, जो कि रॉयल पेंटिंग था और रॉयल कोर्ट सीन और रॉयल हाउस होल्ड के लाइफ स्टाइल को दिखाता था, जो कि बेसिकली एक पोर्ट्रेट पेंटिंग हुआ करता था, जो नेचुरल नहीं हुआ करता था। ये काफी बढ़ा चढ़ा के दिखाते थे। ये कॉमनर्स पेंटिंग था, मीनिंग देयर बाई कॉमन मैन के डे टू डे लाइफ के बारे में ये जिक्र करता था। इससे हमें उस समय के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन की भी जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट का जो सीन था, इसके अलावा कितने तरह के ऑक्यूपेशन ग्रुप्स थे, जिसमें कि आपको कारपेंटर या फिर आपको ज्वेलरी शॉप या फिर मार्केट सीन एक्सेट्रा। इसके अलावा सम नेचुरल एलिमेंट्स लाइक फ्लाइंग बर्ड्स एक्सेट्रा, इन सब का जिक्र है। मीनिंग देयर बाई कि ये जो पेंटिंग थी वो बेसिकली डे टू डे लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल से डील करती थी। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि ये डिस्पाइट बीइंग एन ऑफशूट ऑफ द मुगल पेंटिंग, इट रिटेन इट्स ओन स्टाइल ऑफ ओरिजिनलिटी एंड इनोवेशन, एंड it represented the day-to-day life of the common people, marketplaces, as well as the socio-economic condition of that time. Apart from that, it had no foreground and background, मतलब कि ये डायरेक्ट जो है वो पोर्ट्रेट में पेंटिंग बनाते थे विदाउट एनी बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, एंड दे हैड देयर ओन स्टाइल ऑफ पेंटिंग कॉल्ड कजली सीही, in which they started painting directly on the wall of portrait painting without sketching, मीनिंग देयर बाई कि पहले उसे पेंसिल से डिलीनिएट नहीं किया जाता था, सो डायरेक्ट वो पेंटिंग करते थे। और इसमें भी आपको जो कॉमन फीचर्स होते थे, फॉर एग्जाम्पल पॉइंटेड नोज, मीन्स जाहिर सी बात है आर्टिस्ट जहां होता है वहां के सिनारियों को जो देखता है तो उसी तरह का उसका इमेजिनेशन और रिप्रेजेंटेशन होता है। सो पेंटिंग इज एन आर्ट और अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर पॉइंटेड नोज, लंबे नाक, साथ ही साथ बिग मुस्टैच, मीन्स बड़े बड़े मूंछ, जो उस समय आम प्रचलन में रहे होंगे, इन चीजों को इस पेंटिंग में दिखाया गया है। और साथ ही साथ चूंकि इनके सबसे बड़े बायर्स और कस्टमर्स ये बेसिकली कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हुआ करते थे। इन्हें कोई रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिला था। सो बेसिकली दे सेटिस्फाइड द नीड ऑफ द डिमांड ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स, नॉट द रॉयल एम्पेरर और किंग और एनी अदर पर्सन। तो मेन फीचर्स में आपको 5 से 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स का जिक्र कर देना है और इसके बाद आपको कंक्लूजन की ओर बढ़ना है कि पटना कलम पेंटिंग का आज के डेट में, फॉर एग्जांपल, जब भी आप कंक्लूड करेंगे तो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक वे में कंक्लूड किया जाना चाहिए, जिससे कि अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, एग्जामिनर्स को भी अच्छा लगता है कि आपने जो आंसर लिखा उसमें कुछ आपने फ्यूचर के बारे में सजेशन भी दिया। तो पटना कलम पेंटिंग जो है ये आज के डेट में एक तरह से कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली डिक्लाइन हो चुका है और अब इसका ट्रेडिशन जो है वो खत्म हो चुका है। जबकि बिहार के महान पेंटिंग परंपराओं में मिथिला पेंटिंग, पटना कलम पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग, कई तरह की पेंटिंग देखने को मिलती है और उस महान ट्रेडिशन को डिक्लाइन हो चुका या खत्म हो चुका, तो इसे हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। सो इसके लिए भी कुछ नए इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल,
जिस तरह से मधुबनी और मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पेंटर्स, उसी तरह से पटना कलम पेंटिंग को भी फिर से अलाइव करने की, इस ट्रेडिशन को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। और इसके बारे में नए नए इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द सिलेबी इन द आर्ट सिलेबस, अगर कॉलेजेस के पेंटिंग वगैरह के सिलेबस में या फाइन आर्ट्स के सिलेबस में पटना कलम पेंटिंग भी एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाए तो धीरे धीरे फिर से यह परंपरा जीवित हो सकती है, क्योंकि ये अपने आप में काफी ग्लोरीफाइड ट्रेडिशन था और काफी सारे पेंटर्स जैसे हुलास लाल, शिव दयाल, ईश्वरी प्रसाद वर्मा एक्सेट्रा, ये लोग जो थे वो इस पेंटिंग के परंपरा से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से आप एक फ्यूचरिस्टिक नोट के साथ इसको खत्म करेंगे कि आज के डेट में पटना कलम पेंटिंग सिर्फ म्यूजियम्स में सर्वाइव है, म्यूजियम्स में सर्वाइव है, जबकि इसे अभी भी अलाइव होना चाहिए था, जस्ट लाइक मधुबनी पेंटिंग। सो इट नीड टू बी रिवाइव्ड विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये अप्रोच करके हम लोग पटना कलम पेंटिंग में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट टेस्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 38 मार्क्स में आता है, उसके बारे में कि उसका क्या अप्रोच है और कैसे उसमें प्रोसीड करना है। ऑलरेडी आपके पास आंसर सीट और मॉडल आंसर दिया जा चुका है। यहाँ हम लोग मेनली अप्रोच की बात करेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें किस तरह से अप्रोच लेना है, क्योंकि जो मौर्यन आर्ट है, जो पाला आर्ट है, ये बिहार के दो फेमस आर्ट फॉर्म्स हैं और इसके बारे में बीपीएससी रिपीटेडली पूछता है। हर 1-2 साल के अंतराल पे मौर्य या पाला से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या अप्रोच लेना चाहिए, किस तरह से इसमें हम लोग अपना अप्रोच रखें ताकि विद इन द टाइम फ्रेम हम एक बढ़िया आंसर लिखकर आंसर को कंक्लूड कर सकें। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आंसर क्वेश्चन के की वर्ड्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। सो फीचर्स कहा जा रहा है मॉडर्न आर्ट का, आर्किटेक्चर का, और इसका जो रिलेशनशिप है पर्टिकुलरली विथ बुद्धिज्म, उसको भी हमें डिफाइन करना है कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बुद्धिज्म से क्या रिलेशनशिप है। और साथ ही साथ इसका जो सेकेंड पार्ट है वो कहता है कि इसको डिफरेंशिएट करना है, किससे? पाला आर्ट से, कि बाद के समय में जो पाल वंश का जो आर्ट या कला पद्धति थी वो किस तरह से मॉडर्न के समय के आर्ट एंड आर्किटेक्चर से अलग थी। 38 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली नियर अराउंड 350 वर्ड्स में लिखना चाहिए, प्लस माइनस 10%, मीनिंग देयर बाय कि आप 320 से 375 और 380 वर्ड्स तक जा सकते हैं। बहुत ज्यादा वर्ड अगर आप जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, तो अननेसेसरी फिर आपको बाद में, खास करके डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस में जो थर्ड पार्ट होता है आपका जीएस पेपर 1 का, उसमें आपको समय कम पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, चूंकि वो भी काफी स्कोरिंग एरिया है, तो जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसमें आपको उतना ही शब्दों में अच्छे से आंसर को रिप्रेजेंट कर देना है ताकि आपको समय मिल सके अदर सेक्शंस पे अटेम्प्ट करने के लिए। तो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन होगा इसमें। इंट्रोडक्शन क्या होगा? मौर्यन एम्पायर जो था वो पहला पैन इंडियन एम्पायर था इन द सब कॉन्टिनेंट। मौर्यन एम्पायर जो था वो आपका फर्स्ट पैन इंडियन एम्पायर था, जिसका रीच जो था वो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, मीनिंग देयर बाय अफगानिस्तान, टू द डीप साउथ, दैट इज इवन द डेक्कन, और उसके बाद भी तमिलनाडु के भी एरियाज तक फैला हुआ था। सिर्फ 3 जो साउथ के रीजनल आप कह सकते हैं कि ट्राइबल स्टेट्स थे, केरल पुत्रा, सत्यपुत्रा और आपका ये चेरा, इन तीनों का जिक्र मौर्य के इंस्क्रिप्शंस में मिलता है। सो इट वाज द फर्स्ट पैन इंडियन एम्पायर, और इसकी वजह से दे हैड द प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, तो इनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी।
they also had a well established administrative and political structure, और इसकी वजह से they had the capacity to go for the large scale building and constructions. तो इसलिए मौर्यन एम्पायर में हमें कई तरह के आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल मिलता है। फिर जब बॉडी के पोर्शन में आएंगे, थोड़ा सा टाइम फ्रेम भी अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, 3rd सेंचुरी बीसी टू 2nd सेंचुरी बीसी, 2nd सेंचुरी बीसी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट फेज पे कि इसके फीचर्स क्या थे बॉडी, या फिर आप कंटेंट में क्या डालेंगे। तो फीचर्स की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले आपको इसको सिग्रीगेट करना पड़ेगा कि जो मौर्यन आर्किटेक्चर था वो बेसिकली क्या था। मॉडर्न आर्किटेक्चर वाज प्राइमरीली, अगर आप कहें प्राइमरीली, तो कोर्ट या रॉयल आर्ट था। रॉयल आर्ट था, मीनिंग देयर बाय दे वर patronized by the king like Ashoka, Dasratha, etc. patronized by the king। और दूसरा आपका जो था वो फोक आर्ट था, जो कॉमनर्स बनाते थे, बट ये काफी लिमिटेड स्केल में मिलता है, लिमिटेड स्केल में है। अब आते हैं कि जो रॉयल आर्ट था वो भी कई तरह के देखने को मिलते हैं। आपका सेकुलर आर्ट और दूसरा रिलीजियस आर्ट। सेकुलर आर्ट ऐसे आर्ट होते थे जिसका धर्म से लेना देना नहीं था, लाइक पैलेसेस, पिलर्स, इसके अलावा अगर आप देखें तो रॉक कट एलिफेंट एट धौली, ओडिशा, धौली एक्सेट्रा, ये सब आपके सेकुलर आर्ट्स के एग्जाम्पल हैं। रिलीजियस आर्ट में आपका स्तूपा, रॉक कट आर्किटेक्चर, जिसमें आपको 12 और नागार्जुनी हिल्स में जो आर्किटेक्चर मिलते हैं फॉर द बुद्धिस्ट एंड जैना मॉन्क्स, आजीविका सेक्ट के लिए भी मिलते हैं। तो दे वेयर, उनका सेकुलर आउटलुक था, दे वेयर ऑफ द सेकुलर आउटलुक, दे पैट्रोनाइज्ड ऑल सेक्ट्स, और उसमें भी कई तरह के आपके आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जिक्र हमें लेटर पीरियड के ट्रैवलर्स के अकाउंट में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, फाहियान आपका जो है वो गुप्ता पीरियड में आया था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता टू विक्रमादित्य, और इसने भी मॉडर्न आर्ट्स के बारे में लिखा है। इसके अलावा वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय आया था, हर्षवर्धन के समय में आया था, ये भी मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जिक्र करता है। और कंटेम्पररी ट्रैवलर मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था, he was the ambassador of Seleucus Nicator, so the Megasthenes also mentions the features of Mauryan art in his book called Indica। तो मौर्यन आर्ट में जब आप इसके फीचर्स की बात करते हैं तो काफी डाइवर्स फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब आते हैं एक एक करके सभी फीचर्स को आपको एक्सप्लेन करना है। सो इट वाज प्राइमरीली पैट्रोनाइज्ड बाय द किंग एंड मेनली it was the royal art, which can be further divided into secular art as well as religious art। आगे बढ़ते हैं। अगर पैलेसेस की बात करें तो मॉडर्न पैलेसेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल्स 100 पिलर हॉल एट कुम्हरार, ये अभी भी इसके रिमेन्स सर्वाइव्ड है, और इसके बारे में फाहियान लिखता है कि इट लुक्स लाइक द वॉक ऑफ स्पिरिट।
मीन्स यह कोई दैवीय शक्ति द्वारा बनाई गई है, यह इंसानों का काम नहीं हो सकता, वर्क ऑफ स्पिरिट। उसी तरह से पिलर्स की अगर आप बात करें, पिलर्स की अगर आप बात करें तो मौर्यन पिलर्स आपको पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, और ये सिंगल मोनोलिथिक ग्रे सैंडस्टोन से बने हुए हैं, सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ये कई चीज को सिंबलाइज करता है। क्या? एक तो टेरिटोरियल रीच कि मौर्यन एम्पायर कहां तक फैला था, दूसरा उनका इंपॉर्टेंट टाउन्स, ट्रेड रूट्स, क्योंकि जो इनके पिलर्स है इस पे भी कई सारे इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। लेटर पीरियड में भी कई सारे इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं। शुरू में जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे उनके द्वारा ये थ्योरीज दी गई कि जो मौर्यन पैलेसेस थे या पिलर्स थे वे सब उस समय के कंटेम्पररी अकामेनियन पिलर्स से, या अकामेनियन 80 पिलर्ड हॉल एट पर्सिया, तो या फिर अकामेनियन पिलर्स जो थे इनसे इंस्पायर्ड थे। बट अगर हम देखें तो मौर्यन पिलर्स या पैलेसेस जो थे वो दो, या जो अकामेनियन पिलर्स और पैलेसेस थे दोनों में काफी बेसिक डिफरेंसेस थे, और आप चाहें तो एग्जाम में इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जो कि काफी हेल्पफुल होगा। मॉडर्न पिलर्स आर सिंगल मोनोलिथिक, जबकि अकामेनियन पिलर्स क्या था आपका, इट वाज कट रॉक्स एंड देन ज्वाइंट टुगेदर। अब देखिए ये मॉडर्न पिलर है जिसके अलग अलग सेगमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल दे आर फ्री स्टैंडिंग पिलर। फ्री स्टैंडिंग पिलर क्या होता है? ऐसे पिलर जो कि किसी स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल ये रास्ते में या ट्रेड रूट पे ऐसे ही रखे हुए पिलर है, ना कि किसी दीवार को सपोर्ट करने के लिए। जबकि अकामेनियन पिलर वेयर नॉट फ्री स्टैंडिंग बट इट यूज्ड टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर। इसके अलावा इट वाज सिलिंड्रिकल वेल पॉलिश्ड, काफी स्मूथ है। आज भी ये पिलर आपको पटना म्यूजियम में मिल जाएंगे, काफी स्मूथ है। और अलग अलग जगहों पे अगर आप जाए, वैशाली में जाए या लौरिया नंदनगढ़ वगैरह में जाए, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वेल पॉलिश्ड ग्रे सैंडस्टोन के बने हुए हैं, जबकि अकामेनियन पिलर जो है वो ग्रूव्ड है, और ये जो है आपका एक कोनिकल शेप का है। इसके ऊपर में एक अबैकस है जो कि सपोर्ट करता है किसको? कैपिटल को। और ये जो कैपिटल है ये अलग अलग शेप के हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पर आपको बुल कैपिटल मिलता है, कहीं पर आपको लायन कैपिटल मिलता है, कहीं पर आपको 4 लायन कैपिटल मिलता है। 4 लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, जो कि आपका नेशनल एम्बलम भी बना। तो इस तरह से कई सारे आपके मॉडर्न पिलर्स जो है वो अलग अलग जगहों पे मिलते हैं, अलग अलग शेप ऑफ कैपिटल से। लायन कैपिटल आपको सांची में भी मिलते हैं, बुल कैपिटल आपको रामपुरवा में मिलता है। तो इस तरह से अलग अलग आपको पिलर्स मिलते हैं। अशोकन पिलर्स का ही आपको देखा जाए तो अशोकन पिलर्स एट प्रयाग, जिस पर लेटर ऑन क्या लिखा गया? प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा? बाय हरिसेना। हरिसेन कौन था? He was the court poet of Samudragupta, and based on this Prayag Prashasti, V.A. Smith called Samudragupta as Napoleon of India, because the military victory of Samudragupta has been described by Harisena in the inscription of Prayag Prashasti, which was basically the Mauryan pillar. इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने अशोका के 2 पिलर एट मेरठ एंड
टोपारा, इसको अपनी न्यू बिल्डिंग कोटला फिरोज शाह में लगवाया था। तो ये सब जो है आप एग्जाम्पल के तौर पर डाल सकते हैं कि मौर्यन पिलर किस तरह से लेटर पीरियड के भी किंग या एम्पेरर को इंस्पायर करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट पैलेसेज पिलर्स के बाद सेकुलर आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिलता है एट धौली ओडिशा आपका एक रॉक कट एलिफेंट जो कि इतना एलिगेंट बना हुआ है कि ये अभी भी लगता है कि ये अलाइव है, मीन्स एक जीवित हाथी की तरह दिखता है। अब आते हैं रिलीजियस आर्किटेक्चर पे। सो रिलीजियस आर्किटेक्चर की अगर आप बात करें तो मौर्यन आर्किटेक्चर में प्राइमरीली आपका बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, प्राइमरीली बट नॉट नेसेसरीली बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, और उसमें भी स्तूपास काफी देखने को मिलते हैं। एज पर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अशोका ने जब बुद्धिज्म अपनाया तो उसने बुद्धा, और आपको पता होगा कि अशोका के समय में एक बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज की गई थी अयोध्या में। तो अशोका ने जब बुद्धिज्म एडॉप्ट किया तो उसने बुद्धा और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रेलिक्स पे कई सारे स्तूपास का निर्माण कराया, और लेटर ऑन वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय आया था, हर्षवर्धना के समय, ये अपने अकाउंट में, ट्रैवलिंग अकाउंट जिसका नाम है CU की, इस बुक में लिखते हैं कि उन्होंने कई जगहों पे कौशाम्बी, सारनाथ, सांची, रामपुरवा, नालंदा एक्सेट्रा कई जगहों पे उन्होंने अशोका द्वारा बनाए गए स्तूपाज को देखा था अवसर में। तो एग्जाम में आप स्तूपा का डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं जिससे कि और बेहतर आपको अटेंशन मिले। स्तूपा जो है बेसिकली एक हेमी स्फेरिकल डोम होता है जिसे अंडा बोलते हैं। इसके ऊपर आपका हर्मिका होता है जिसमें जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उनके अवशेषों को रखा जाता है। इसके ऊपर छतरी होता है। इसके चारों तरफ सर्कमबुलेटरी पाथ होता है, प्रदक्षिणा पथा। सो दिस इज द सर्कमबुलेटरी पाथ ऑल्सो कॉल्ड प्रदक्षिणा पथा। प्रदक्षिणा पथा। इसके अलावा सामने जो एंट्रेंस होता है दैट इज कॉल्ड तोरण और तोरण द्वार, और जो स्ट्रक्चर इसको चारों तरफ से घेरती है उसके रेलिंग्स पर आपको बुद्धास के लाइफ स्टोरी के बारे में कई सारी घटनाओं का जिक्र सिंबॉलिक फॉर्म में देखने को मिलता है। सो मौर्यन religious architecture were primarily Buddhist and they were inspired by Buddhism, but यहां पर आप देखें ज्यादातर आपको हिनायना बुद्धिज्म, ज्यादातर क्या उस समय सिर्फ हिनायना बुद्धिज्म के स्ट्रक्चर थे, और इसकी वजह से आपको बुद्धा को सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाया गया है, सिंबॉलिक फॉर्म में, और उनके लाइफ स्टाइल को सिंबॉलिक फॉर्म में लाइक लोटस, एम्प्टी थ्रोन
हॉर्स, हॉर्स क्या दिखाता है? महाभिनिष्क्रमण, व्हील मीन्स धम्म चक्र प्रवर्तन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट एपिसोड्स को, बुद्धिस्ट थ्योरीज को आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाया जाता है हिनायना बुद्धिज्म के। तो ये भी आप रिलीजियस आर्किटेक्चर में दे सकते हैं। इसके अलावा केव आर्किटेक्चर्स जो थे, इसमें भी मौर्यंस के समय यह माना जाता है कि अशोका एंड हिज ग्रैंडसन दशरथा इन्होंने नागार्जुनी एंड बाराबार हिल्स इसमें जो है आपको केव्स बनाए थे फॉर आजीविका सेक्ट। तो इसी से समझ लें कि वो लोग क्या थे, बेसिकली सेकुलर आउटलुक के थे। आजीविका सेक्ट्स के लिए केव्स बनाए थे, जिसमें हमें चैत्याज एंड विहाराज, चैत्याज क्या थे? वर्शिप प्लेसेस थे, प्लेसेज ऑफ वर्शिप, जबकि विहाराज क्या थे? आपको प्लेसेज ऑफ रेसिडेंस फॉर द मॉन्क्स। इसके अलावा इसी में आपके दो खूबसूरत एग्जाम्पल हैं, सुदामा केव एंड लोमस ऋषि केव। लोमस ऋषि केव आई बात समझ में? तो केव आर्किटेक्चर, सेकुलर आर्किटेक्चर में ही एक और बहुत ही खूबसूरत आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपका कठियावाड़ में जो सुदर्शन लेक है, उसका निर्माण, सुदर्शन लेक, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। लेटर ऑन इसका रिपेयर का काम जो है वो दशरथा ने करवाया था। और यही जो पहला लेख है, इस पे हमें द फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ शाका किंग रुद्रदमन का मिलता है। रुद्रदमन, फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन सुदर्शन लेक इन कथियावाड़ और जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। और लेटर ऑन गुप्ता पीरियड में समुद्र स्कंद गुप्त भी इस लेक का रिपेयर कराते हैं। तो इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस था उस एरिया के इरिगेशन को लेकर। इसके अलावा मेगास्थनीज भी अपनी बुक इंडिका में जिक्र करते हैं कि पाटलिपुत्रा जो था, इट वाज अ वेल कंस्ट्रक्टेड सिटी, बट इट वाज अ वुडन सिटी। इट वाज आल्सो कॉल्ड अ फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर कॉल्ड दुर्ग। तो पाटलिपुत्रा के बारे में इन्होंने डिटेल्ड अकाउंट दिया है उसके एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर को लेकर मेगास्थनीज ने। सो द मौर्यन आर्किटेक्चर वाज well advanced of that time, and they had the plenty of resources because of their pan India reach, and we also see the variation and variety of the kind of architecture which was never before seen, or in the subsequent period also we could not see in the ancient India. अब इसका अगला पार्ट कहता है कि इसका रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म क्या था। जाहिर सी बात है, अशोका ने जब बुद्धिज्म को अपनाया तो बुद्धिज्म के प्रोपेगेशन के लिए उन्होंने कई सारी पॉलिसीज अपनाई। तो रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म की अगर अब बात करता है, ऑलरेडी आपके आंसर बुकलेट में जो आपको मॉडल आंसर मिला है उसमें काफी कुछ लिखा हुआ है। यहां हम लोग मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। सो अशोका एडॉप्टेड व्हाट? बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंगा वॉर। इसके बाद अशोका टुक वेरियस स्टेट्स, पर्टिकुलरली ऑफ अ वेलफेयर किंग, जिसे कि मैक्स मुलर ने ऑल्सो कहा किंग इन द फॉर्म ऑफ मॉन्क इन द फॉर्म ऑफ मोनार्क। तो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना और बुद्धिज्म का प्रोपेगेशन, तो अशोका के समय में बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुआ। इसके अलावा स्तूपास का निर्माण कराया गया, और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन अशोका ने 84,000 स्तूपास का निर्माण पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में करवाया। इसके अलावा अशोका ने बुद्धिस्ट मिशन
कई सारे फॉरेन कंट्रीज में भी भेजे, फॉरेन कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल सिलोन श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। इसके अलावा चाइना, तिब्बत इन सब जगहों पर भी बुद्धिस्ट मिशनरीज को भेजा था फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज्म। इसके अलावा हिनायना बुद्धिज्म के फीचर्स आपको अशोकन आर्किटेक्चर और आर्ट में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 4 लायन शेप कैपिटल जो है कहां, एट सारनाथ, जो कि इंडिया का नेशनल एम्बलम भी बना। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, व्हील देखने को मिलता है जो कि धम्म चक्र प्रवर्तना को बताता है, धम्म चक्र प्रवर्तना। इसके अलावा हॉर्स देखने को मिलता है जो कि महाविनिष्क्रमण को बताता है, व्हेन बुद्धा लेफ्ट हिज होम, महाविनिष्क्रमण को बताता है। तो इस तरह से हिनायना बुद्धिज्म के कई सारे फीचर आपको देखने को मिलते हैं मौर्यन आर्किटेक्चर में। अब इसका तीसरा पार्ट कहता है कि इसको पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर से डिफरेंशिएट करना है। तो जाहिर सी बात है, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर से इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। बाकी जो फोक आर्ट है उसमें यक्षा यक्षिणी, एमबीपीडब्ल्यू पॉटरी, ये सब का जिक्र है जो ऑलरेडी आपको आंसर बुकलेट में मिला हुआ है। पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर से डिफरेंशिएट करना है। जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं ड्यू टू देयर रीच एंड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो मौर्यन एम्पायर क्या था, पैन इंडियन एम्पायर था, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट अप टू डीप साउथ। तो इनके पास काफी वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज थे, जबकि यहां पर पाला एम्पायर जो था वो मेनली क्या था, ईस्ट इंडिया पे कंसेंट्रेटेड था, बिहार, खास करके साउथ बिहार और बंगाल के एरिया में, पार्ट ऑफ बांग्लादेश भी। तो रीजनल रीच की वजह से दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज ऑल्सो। तो पहला तो रीच, रिसोर्सेज, और इसी का प्रभाव जाहिर सी बात है जिसके पास जितने रिसोर्सेज होंगे वो वैसा ही जो है आर्किटेक्चर का निर्माण करेगा। फिर स्टाइल्स एंड वैरायटी, फॉर एग्जांपल जो अशोका के आर्किटेक्चर है दे वेर सिंपलिस्टिक, नॉट मोर ऑर्नामेंटेड, बट यहां पर पाला के आर्किटेक्चर जो है दे आर मोर ऑर्नामेंटेड। मौर्य के समय में पेंटिंग्स का ट्रेडिशन हमें देखने को नहीं मिलता है, जबकि पाला के समय में हमें पेंटिंग्स जो है फॉर द डेकोरेशन ऑफ वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, डेकोरेशन पर्पसेस हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा स्कल्पचर की अगर आप बात करें तो मौर्य के समय मेनली आपका यक्षा एंड यक्षिणी का आपका स्टोन स्कल्पचर देखने को मिलता है, जबकि पाला के समय आपको बोथ स्टोन एज वेल एज ब्रॉन्ज स्कल्पचर देखने को मिलता है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर में क्या, आपका बुद्धा का जो इमेज है सुल्तानगंज से, बुद्धा's largest bronze sculpture from the Sultanganj has been dated to the पाला पीरियड। आपको पता होगा इसी समय साउथ इंडिया में चोला में नटराजा का ब्रॉन्ज स्कल्पचर काफी पॉपुलर था, उसी के पैटर्न पे, उसी ट्रेडिशन पे। उसी तरह से पेंटिंग में भी जो इसके पहले के पीरियड में अजंता की जो केव पेंटिंग थी वही आपको पाला के समय मिलती है। सिमिलरिटीज में क्या मिलते हैं, दे ऑल्सो बिल्ड स्तूपास, चैत्यास, विहारास जैसे उदंतपुरी, विक्रमशिला एक्सेट्रा। बट रिलीजियस फीचर्स में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल पाला के समय
मौर्य के समय हिंदुइज्म के गॉड एंड गॉडेसेस के बहुत ज्यादा स्कल्पचर या टेम्पल देखने को नहीं मिलते, जबकि पाला के समय हमें टेम्पल आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है, टेम्पल आर्किटेक्चर इन वेंगा स्टाइल, जो कि लोकल बंगाली स्टाइल भी इसे बोलते हैं, आज भी बंगाल, बांग्लादेश और असम में फेमस है। इसके अलावा जो बुद्धिज्म था वो पाला के समय मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय वज्रायना बुद्धिज्म, क्योंकि अर्ली मेडाइवल फेज का है, तो अर्ली मेडाइवल फेज वाज द एरा ऑफ तांत्रिसिज्म इन हिंदुइज्म एंड वज्रायना बुद्धिज्म इन बुद्धिज्म। तो वज्रायना बुद्धिज्म, तो यहां पर हमें वज्रायना बुद्धिज्म की छवि जो है इनके आर्किटेक्चर में, खास करके रिलीजियस आर्किटेक्चर में, जिसमें आपको बोधिसत्व लाइक अवलोकितेश्वरा, अमिताभा एक्सेट्रा, मैत्रेय एक्सेट्रा, डिफरेंट अवताराज और बुद्धा, इसके अलावा मारा विजया एक्सेट्रा, मैजिक एंड चार्म, इन सब की झलक हमें देखने को मिलती है। सो द religious architecture of the Pala time was mainly dominated by Vajrayana Buddhism theme, and due to this it lost the simplicity of Hinayana Buddhism during मौर्यन टाइम या मौर्यन पीरियड। तो मौर्य के समय का जो सिंप्लिसिटी था, जिसमें बुद्धा को ह्यूमन बीइंग के तौर पे प्रेजेंट ही नहीं किया गया था, लेकिन सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म पे, जबकि यहां पर आपका वज्रायना बुद्धिज्म में बुद्धा को सुपर ह्यूमन बीइंग, बुद्धा एज ए सुपर ह्यूमन बीइंग हैविंग सुपर नेचुरल पावर एक्सेट्रा के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। आई बात समझ में? तो ये सब बेसिक डिफरेंसेस है, बाकी डिटेल्स आपको आंसर सीट जो मिला है, मॉडल आंसर सीट, उसमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अप्रोच करके विद डायग्राम, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, सम फैक्ट्स, सम कोटेशन, इसके साथ आप एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं और इसमें अच्छे नंबर पा सकते हैं। ठीक है, ओके।